हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन मोदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा देखा गया है कि पिछले कुछ समय से कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा लग जाता है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसा मेथड देखेंगे जहां पर कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे हमारा टाइम बचे और हम वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट कर सके। तो चलते हैं अब हम कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी के क्वेश्चन की ओर। तो हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पास एक क्वेश्चन सामने है, लाइक स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड देन उसे कंक्लूजन दिए हुए हैं। ऑप्शंस आप जानते ही हैं कि आपको या तो पहला वाला सही है तो कंक्लूजन फर्स्ट दें, अगर सेकंड सही है तो सेकंड दें, और थर्ड है तो थर्ड सही दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। ये टफ नहीं होते, पर ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और हम कुछ ऐसा मेथड निकालते हैं ताकि ऐसे क्वेश्चंस अगर पेपर में पूछे जाएं तो हमारा टाइम कंज्यूम भी ना हो और हमारा आंसर भी आए। लेट्स सी। तो देखिए, आपको समझना ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है a@b मीन्स a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू b। इट मीन्स यहाँ पे जो @ का सिंबल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू को इंडिकेट कर रहा है। a#b मीन्स a इज लेस देन एंड इक्वल टू b। तो यहाँ पे लिखा है कि a जो हैश है b से, इसका मतलब ये हुआ कि a छोटा और बराबर है b से। एंड देन a%b मीन्स a इज ग्रेटर देन b, $b मीन्स a इज लेस देन b एंड a*b मीन्स a इज इक्वल टू b। अब देखो, आपके पास क्या होगा जब भी कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो इस तरह से कुछ डायरेक्शंस गिवन होगी। ये आपके पास रिटर्न की फॉर्म में होगी, लेकिन आपको उसे कन्वर्ट करना है इसी तरह से सिंबल की फॉर्म में, और सिंबल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको अपने स्टेटमेंट पे आना है। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपके पास कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी में सिंबल्स के बेस पे होते हैं। आपको क्या करना होगा कि इस तरह के जो टुकड़े दिए हुए होते हैं इसे जोड़ के आपको एक चैन बनानी होगी, यानी कि एक स्टेटमेंट की चैन, जिसमें क्या करना है कि अगर कोई भी दो कॉमन वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको उन कॉमन्स को हटाना है और उन कॉमन को हटाने के बाद इसकी एक सेपरेट चैन बनानी है, यानी कि सभी को जोड़ करके। जैसा कि हम यहाँ बनाते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ दिखा है r%q, तो हमने लिखा r%q। अब दोनों में q कॉमन है तो हमने सीधे सीधे q को @t से जोड़ दिया। दोनों में t कॉमन है तो t को हटा दिया यहाँ से और स्टार के साथ u को जोड़ दिया, और देन #m। तो हमने देखो इस तरह से एक पूरा स्टेटमेंट ड्रॉ किया, यानी कि हम एक चैन बनाई जिसमें हमने क्या किया है कि जो कॉमन थे उन कॉमन को हमने यहाँ से हटा दिया। अब लेट्स सी, अब हम चलते हैं अपने कंक्लूजन के ऊपर। अब देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक ऐसी ट्रिक आपको बता रहे हैं जहां पे कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखते जाइए। जैसा कि सपोज मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ, आप इस बॉक्स को बड़े गौर से देख रहे होंगे कि ये जो बॉक्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस बॉक्स में मैं कुछ जगह को फिक्स कर दूंगा और उन कुछ जगहों को मैं हमेशा इसी तरह से रखूंगा। जैसे कि ये जो प्लेसेस होंगे ये ग्रेटर के होंगे और ये लेस देन के होंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू के होंगे और ये लेस देन इक्वल टू के होंगे, और ये जो प्लेस होगा ये प्लेस इक्वल टू का होगा। इट मीन्स अब आप यहाँ देखो तो हमने ये प्लेसेस फिक्स कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सिंबल हैं, इन सिंबल में अगर आपस में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी के अंदर ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि अपोजिट सिंबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है। और अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखें तो क्या ये गलत होगा? अगर मैं इस ग्रेटर देन के प्लेस पे लिख देता हूं %, तो ये कहीं ना कहीं इसी सिंबल को रिनोट कर रहा है। इसी तरह से लेस देन को मैं यहाँ पे डॉलर के प्लेस पे लिख सकता हूँ। इसी तरह से इसे ग्रेटर देन इक्वल टू को @ एंड स्मॉलर देन एंड इक्वल टू को हैश, और देन इक्वल टू को हम यहाँ पे स्टार से इंडिकेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू का जिक्र किया है। मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दिया है और इन्हीं सिंबल को मैंने इसी तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। इसका मतलब ये है, ये प्लेसेस आपको अपने माइंड में रखने हैं और उसके बाद पेपर में आपको इसे ड्रॉ नहीं करना, आपको सीधे सीधे सिंबल ड्रॉ करने हैं, और ये जो प्लेसेस हैं इन प्लेसेस के थ्रू ही आपको ये वाले प्लेसेस पे इन सिंबल को रखना है। अब हम चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। लेट्स सी, देखिए हमारा सबसे पहला कंक्लूजन है m@t। इसका मतलब ये है कि हमसे जो कंक्लूजन पूछा जा रहा है उस कंक्लूजन में क्या है, m से t की ओर कंक्लूजन पूछ रहा है।
अब जब हमारे स्टेटमेंट पे आते हैं तो एम से टी की ओर, इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर आना पड़ रहा है। तो हम क्या करें कि हमें हर एक को लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट करना है, राइट टू लेफ्ट नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपका इनिशियल लेवल है और इनिशियल लेवल पे मैं नहीं चाहता कि आप किसी तरह से कोई गलती करें। तो आपको क्या करना है कि अपने कंक्लूजन को कन्वर्ट करना है। कैसे करना है ये देखिएगा, जैसा कि यहां पे लिखा है m एट द रेट टी। एट द रेट का मतलब आप सभी जानते हैं कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू t होता है, यस या नो। अब देखो m एट द रेट टी का मीनिंग m इज ग्रेटर देन इक्वल टू t है। तो क्या मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि t इज लेस देन इक्वल टू m? क्या ये दोनों अलग है या सेम है? तो आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो अगर लेस देन इक्वल टू लिखूं तो क्या मैं यहां पे t हैश m का जिक्र कर सकता हूं, यस या नो? बिल्कुल, दोनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि यहां पे भी m बड़ा और बराबर t से और इस सिंबल में भी बड़ा और बराबर t से। इसका मतलब ये है हमने केवल m और t के प्लेसेस को क्या किया है, अदल बदल कर दिया है। अब हम देखते हैं, अगर इसे मैं t हैश m लिखता हूं तो अब मेरा कंक्लूजन m एट द रेट t की जगह t हैश m हो गया है। और हमारा सेकंड कंक्लूजन है q से m की ओर, तो ये q से m की ओर है, इसका मतलब लेफ्ट से शुरू होके राइट पे जा रहा है। और इसी तरह से हमारा थर्ड कंक्लूजन भी q से m की ओर है, जो कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। तो अब हम चेक करते हैं कि किस तरह से हमें ये सिंबल चेक करने हैं। तो t हैश m, अगर हम ये t और ये हैश m की तरफ देखें तो t के बीच में और m के बीच में कहीं ना कहीं दो सिंबल हैं। अब इन दो सिंबल को चेक करो, एक स्टार है और एक हैश है। अगर स्टार और हैश की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, हैश की होगी, क्योंकि एक अगर इक्वल होगा और एक लेस देन इक्वल होगा तो हमेशा किसकी तरफ जाते हैं, लेस देन इक्वल की ओर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर स्टार और हैश में अगर हैश आ रहा है हमारे कंक्लूजन के अंदर, तब तो हमारा कंक्लूजन क्या है, सही है। और अगर ये हैश जो हमारी प्रायोरिटी में हाइयर है, अगर ये यहाँ पे कंक्लूजन में नहीं आता तो हमारा ये कंक्लूजन क्या होता, या तो आइदर और के लिए जाता या फिर गलत होता। तो जैसा हम देख रहे हैं कि हैश जो यहाँ पर है हमारी हायर प्रायोरिटी में, ये हमें कहाँ मिल रहा है, हमारे कंक्लूजन में मिल रहा है। तो टी हैश एम जैसे ही हमें यहाँ मिला तो हमारा पहला वाला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। आप समझ रहे हैं कैसे हुआ, एक बार फिर से देखिए। यहां हमारा कंक्लूजन टी और एम के बीच में था, ये स्टार है और ये हैश है। स्टार और हैश के बीच में अगर हम देखें तो इन दोनों में प्रायोरिटी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लेस देन इक्वल टू की होती है, इसका मतलब इस सिंबल की होती है। और अगर ये सिंबल हमारे कंक्लूजन में मिल रहा है तो हमारा कंक्लूजन करेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन पे चलते हैं, q एट द रेट m। ये q है और ये m है। q और m के बीच में आपको पता है कि आपके पास तीन सिंबल हैं, एक एट द रेट, एक स्टार और एक हैश। एट द रेट और स्टार में अगर हम सबसे पहले चेक करते हैं किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये एट द रेट है और ये स्टार है। एट द रेट और स्टार में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हो गई है आपके एट द रेट की। फिर यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा जो स्टार है ये स्टार हट गया, हमारा एट द रेट बच गया। अब एट द रेट और हैश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बनती है, तो एट द रेट और हैश में अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो क्या ये अपोजिट सिंबल नहीं हो गए, यस या नो? इसका मतलब है ये अपोजिट सिंबल हो गए हैं। और अगर जैसे ही अपोजिट सिंबल हो गए हैं तो हमारा जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन हमारा किस कंडीशन में चला जाएगा, डाउट की कंडीशन में चला जाएगा। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंक्लूजन जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी आप ये जानते हैं कि किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में जिनके बीच में अपोजिट सिंबल आते हैं उनके बीच में आप कभी भी कोई रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सभी कंक्लूजन को आप किस कंडीशन में डाल देंगे, डाउट की कंडीशन में डाल देंगे। इसके बाद है $m। अब Q और M के बीच में फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे डॉलर का साइन है तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एट द रेट और स्टार, एट द रेट स्टार में फिर से आपको पता है कि एट द रेट की प्रायोरिटी रही, और एट द रेट और हैश, अगर एट द रेट हैश देखेंगे तो फिर से आपको पता है कि यहाँ पे अपोजिट सिंबल होगा। इसका मतलब है आपका सेकंड कंक्लूजन भी किस में चला गया, डाउट में चला गया है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आइदर और की कुछ कंडीशंस होती हैं। आइदर और की कंडीशन ये होती है कि जिन दो कंक्लूजन के बीच में आइदर और आप निकालना चाह रहे हैं तो उनके बीच में कांट से की कंडीशन होनी चाहिए। कांट से का मतलब डाउट की कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में कोई भी कंफर्म रिलेशन नहीं होना चाहिए और हर कंडीशन में वो डाउट में जाना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों कंक्लूजन हमारी पहली कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि आइदर और बनाने के लिए जब आप किन्हीं दो कंक्लूजन के बीच में आइदर और बनाते हैं तो कम से कम उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक जैसे होने चाहिए।
और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि आपके पास जिन दो कंक्लूजन के बीच में आइदर और बना रहे हैं उनमें कम से कम 3 सिंबल होने चाहिए। यस या नो? क्योंकि यहां पे Q और M के बीच में क्या हो रहा था, अपोजिट सिंबल को काम में लिया जा रहा था। यस या नो? तो अपोजिट सिंबल का मतलब यह हुआ कि एक ग्रेटर का होगा, एक लेस का होगा और एक इक्वल टू का होगा। और इन कंडीशन में हमारे पास तीनों सिंबल काम में आ रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास @ और हैश आ रहा है तो हमारे पास ग्रेटर भी है, लेस भी और इक्वल भी है। इसका मतलब यह है इस कंडीशन में मुझे तीनों की तीनों सिंबल की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि दोस्तों आइदर और तो किन्हीं दो सिंबल के बीच में भी बनता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 सिंबल की रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने देखा कि यहाँ पे अपोजिट सिंबल है, इसका मतलब मुझे 3 सिंबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या ये हमारी आइदर और की तीनों कंडीशन को पूरी कर रहा है? तो यस, ये हमारी तीनों कंडीशन को पूरी कर रहा है। तो हमारा जो सेकंड और थर्ड कंक्लूजन है, ये सेकंड और थर्ड कंक्लूजन इस समय किस कंडीशन में चला जाएगा? आइदर और की में चला जाएगा। इसका मतलब अब मेरा जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ओनली conclusion first follows and either second और third। तो देखिए दोस्तों, अगर ये हमारे किसी ऑप्शन में हमें मिलता है तब हमारा ये वाला ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर होगा और कोई इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता है। तो देखिए, आपने देखा कि जो पहला स्टेटमेंट है, ये जो कि R से Q और T और U और देन M तक जा रहा था, इसके बीच में आपसे 3 कंक्लूजन पूछे और 3 में से एक सही है और 2 में ईदर और बन गया। तो हमारा जो आंसर बना वो ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड हमारा आंसर हुआ। Students, now you can watch all our shows and videos on your mobile. How? Just download the Adda 24/7 app, the official app of bankersadda.com and sscadda.com from Google Play Store. Do visit these websites regularly and do subscribe the Adda 24/7, the official YouTube channel of bankersadda.com and sscadda.com.